हेलो बच्चों आज हम अपनी 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 24 एंड 25 पढ़ेंगे। इसमें हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी दिया गया है। शायद इन दो वर्कशीट में ये चैप्टर पूरा हो जाए। जब हम पढ़ेंगे दोनों वर्कशीट तभी पता चलेगा कि पूरा हुआ है या अभी बाकी है। ठीक है, इस चैप्टर में हमारी 2 सितंबर और 4 सितंबर दोनों डेट्स की वर्कशीट आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इंडियन इकनॉमी के सेक्टर्स। इंडियन इकनॉमी में 3 सेक्टर हैं, 3 तरह के सेक्टर हैं। अब ये सेक्टर क्या होते हैं? सेक्टर हिंदी में इन्हें कहते हैं क्षेत्रक। क्षेत्रक का मतलब जिस भी चीज़ से किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इंसान को इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसको करने के बाद, ऐसा काम जिसे करने के बाद पैसा कमाया जा सके। ठीक है, तो कौन से काम हम करते हैं, कौन कौन से काम हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, उन कामों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ बेसिस हैं उस कैटेगरी में बांटने के, तो इन्हीं को हमने क्षेत्रक बोला गया है। तो हमारी इकनॉमी में, हमारे देश में, इकनॉमी का मतलब देश, हमारे देश में जितने भी तरह के काम पाए जाते हैं उन कामों को हमने 3 भागों में बांटा गया, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। और हम किसी भी काम को देखकर ये बता सकते हैं कि ये कौन से सेक्टर में आएगा। अगर हम इन सेक्टर्स की डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा काम कौन से सेक्टर में आने वाला है। ठीक है, तो इसमें पहला जो सेक्टर है उसका नाम है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है उसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, उसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड जो है सेकेंडरी सेक्टर, उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और जो तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, उसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम पहला पढ़ेंगे इसमें प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या है? द सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग। ये एक्सप्लॉइटिंग है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत दिख रखी है, एक्सप्लॉटिंग लिख रखी है, एक्सप्लॉइटिंग लिख रखी है, यहाँ पे एक्सप्लॉइटिंग है। ये एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। जब हम नेचुरल रिसोर्स से कोई चीज़ प्राप्त करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, यानी कि नेचर से जो सामान हमें मिला है हमने उसको लिया और वैसा ही इस्तेमाल कर लिया। जैसे फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, ये हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। इसमें वो भी आ जाएगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। और इसमें जानवरों को पशुपालन जो होता है, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह, ये सब भी हमारा आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट हम नेचर से जो जीव जंतु हैं उनसे जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। ठीक है, तो दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें एग्रीकल्चर आ जाएगा, डेयरी एंड फिशिंग, ये सब इसमें आ जाएगा। यानी कि जो भी जीव जंतु, जानवरों से रिलेटेड जो भी काम है या पेड़ पौधों से रिलेटेड जो भी काम है वो सब हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को पढ़ेंगे। द सेक्टर इन विच नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? जो भी सामान हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला है उसका रूप बदलते हैं हम उसे इस्तेमाल करने के लिए। तो जो उसका रूप बदलना है वो जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज द सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि हमें कॉटन मिल गया प्राइमरी सेक्टर से, कॉटन की फसल करना, कॉटन की खेतीबाड़ी करना जो है, कपास की खेतीबाड़ी करना, वो प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन उस कपास से, उस कॉटन से कपड़ा बनाना, धागे बनाना, तार बनाना, ये है सेकेंडरी सेक्टर का काम। सेकेंडरी सेक्टर का काम क्या है? जो हमें प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी फॉर्म को चेंज करना, उसे यूजेबल बनाना, ये हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसमें फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शंस आता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड सेक्टर जो कि टर्शियरी सेक्टर है, द सेक्टर दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इज़ कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में कोई भी मेहनत वाला काम नहीं होता। इसमें क्या होता है कि मतलब मेहनत वाला मतलब शारीरिक मेहनत नहीं कम होती है और दिमागी मेहनत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की हेल्प करते हैं, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। किस तरह का डेवलपमेंट? जैसे पैसे से हो गया, वेयर हाउस यानी कि जो सामान रखने के लिए जगह चाहिए होती है वो अवेलेबल करा दिया। ठीक है ना,
और ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचा दिया, कम्युनिकेशन, मोबाइल्स वगैरह, इंटरनेट, ईमेल, ये सब जो है, जो भी जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, ये हमारा जो फिज़िकल वर्क जो माइंड वर्क के मुकाबले कम होता है। लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर होते हैं उनका माइंड वर्क भी होता है और फिज़िकल वर्क भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये टर्शरी सेक्टर है, इसको ही हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस मतलब सेवा देने वाला सेक्टर, ऐसी सेवाएं जिसकी वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स की हेल्प हो सके, ठीक है जी। अब अगला है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव्स व्हाट इज़ कॉल्ड द जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमारे पास 3 सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर में अलग अलग तरीके का सामान बनता है, अलग अलग तरीके के काम होते हैं। तो एक देश में एक साल में तीनों सेक्टर्स में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ, उन सब के टोटल को ही जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तीनों सेक्टर्स में एक साल के अंदर जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ हो उनके सम को जीडीपी कहा जाता है। ये हमारे एक देश के अंदर का काम है। ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू, यानी कि घर के अंदर, घर मतलब हमारे देश के अंदर, ठीक है। घर का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो दूसरे देशों से आते हैं या हम दूसरे देशों में भेजते हैं, तो यहाँ पर उनसे मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ वो सामान लेना जो कि हमारे देश में बना है, ठीक है। अब अगला, अब कभी कभी क्या होता है कि भाई क्या होता है, जैसे कि मान लो हमने बिस्किट बनाए, अब आटे से बने बिस्किट, तो आटा गेहूं से मिला तो प्राइमरी सेक्टर में हो गई उसकी एंट्री। लेकिन जब वो बिस्किट बनेंगे वो तो फिर सेकेंडरी सेक्टर में बनेंगे ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि बिस्किट की एंट्री दोबारा हो जाए, आटे की भी हो गई, बिस्किट की भी हो गई, यानी कि सेम चीज़ की 2 बार एंट्री हो गई। इसी को कहते हैं डबल काउंटिंग, ठीक है। जब एक ही चीज़ को 2 बार गिन लिया जाता है तो वो डबल काउंटिंग है, लेकिन उससे तो हम प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, प्रॉपर पता ही नहीं चल पाएगा कितना प्रोडक्शन हुआ है देश में। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो फाइनल गुड्स होता है हम उसकी वैल्यू को काउंट करते हैं। जैसे गेहूं बन गया, अब गेहूं से आटा बन गया, और उस आटे को यूज़ कौन कर रहा है, अगर उसको कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है अपने घर में तो वो फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन अगर उस आटे को फैक्ट्री वालों ने इस्तेमाल करा है बिस्किट बनाने के लिए तो वो फाइनल गुड्स नहीं हुआ, वो मीडिएटरी गुड्स होता है, ठीक है। तो हम उसकी कैलकुलेशन कब करते हैं, जब वो फाइनल गुड्स हो जाता है, जब वो लास्ट वाले बंदा जो उसे खा रहा है उसके पास जा रहा है, उस समय जो उसकी वैल्यू होती है सिर्फ वो एक वैल्यू काउंट की जाती है, जिसकी वजह से डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। मैंने वैसे समझा दिया है, लेकिन इसमें जो लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेज व्हेन द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स is added to calculate in the national income as raw material value is also add to it। यानी कि जब हम अलग अलग लेवल पर किसी भी चीज़ को ऐड कर देते हैं, बार बार ऐड करते रहते हैं, तब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हैंस ओनली द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज़ कैलकुलेटेड टू अवॉइड दिस। इसी वजह से जो भी प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू है कि उसको यूज़ कौन कर रहा है, इस बात को ध्यान में रख के ही हम उसे ऐड करते हैं, ठीक है। अब हमारे देश में अलग अलग टाइम में जीडीपी में कितना शेयर कौन से सेक्टर ने किया वो देखेंगे हम। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अधिकतर लोग जो थे वो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर था जीडीपी में वो ज़्यादा था। यानी कि जैसे मैंने बताया कि जीडीपी में हम तीनों सेक्टर्स की इनकम को ऐड करते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब प्राइमरी सेक्टर से सबसे ज़्यादा अमाउंट ऐड किया जाता था जीडीपी में। लेकिन आज के टाइम में भारत ने बहुत उन्नति कर ली है, टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ गया है, तो आज के टाइम में जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करता है जीडीपी के इंक्रीज़ करने में, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। 1971-72 का दे रखा है और 2011-12 का दे रखा है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का 1971-72 में 40% था शेयर, ठीक है, जीडीपी में। यानी कि अगर हमारे जीडीपी 100 रुपये है तो उसमें 40 रुपये सिर्फ प्राइमरी सेक्टर से आता था, सेकेंडरी से सिर्फ 25 रुपये आता था और टर्शरी से 35 रुपये आता था। यानी कि सबसे ज़्यादा किससे आया, प्राइमरी से। लेकिन आज के समय में हालात बदल गए हैं, 2011-12 में हालात बदल गए थे। क्या हालात थे कि प्राइमरी सेक्टर से 15% ही आता था। यानी कि अब लोगों ने टेक्नोलॉजी सीख ली तो वो कृषि काम को छोड़कर डेवलपमेंट के काम में लग गए, और सेकेंडरी सेक्टर में अभी 25% आता है,
लेकिन जो टर्शरी सेक्टर है वहाँ पे लोगों के जो काम का योगदान है, पैसा है, वो बढ़ गया, 60% हो गया टर्शरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर कम हो गया, टर्शरी सेक्टर बढ़ गया। अब बात आती है, ये तो आता है कि जीडीपी यानी कि पैसा किस सेक्टर ने ज़्यादा कमाया, इसका मतलब है कि किस सेक्टर ने ज़्यादा पैसा कमाया। ठीक है, अब अगली जो टेबल है उसमें है कि इसका मतलब है कि किस सेक्टर में लोगों को काम ज़्यादा मिला। तो जब 1972-73 की बात हो रही है तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे देश के 74% लोग लगे हुए थे। अधिकतर लोग जो थे वो कृषि ही करते थे। सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 11% और टर्शरी सेक्टर में सिर्फ 15% लोग लगे हुए थे। लेकिन 2011-12 में ये भी डाटा बदल गया। इसमें क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर में 49% रह गए, सेकेंडरी सेक्टर में 24 आ गए और टर्शरी सेक्टर में 27% लोग काम करते हैं। ठीक है, अगर हम आज का डाटा देखें तो वो और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द GDP whereas they employ around half the people। अब हमने देखा कि जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पर इतना ज़्यादा 15% ही तो रह गया सिर्फ, है ना। अगर हम ऊपर वाली टेबल देखें जीडीपी वाली, तो प्राइमरी सेक्टर में आज के टाइम में सबसे कम वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। ठीक है, और जबकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर बड़ा अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, और हमने ये भी देखा है कि यही दो सेक्टर ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर ओवर द ईयर हैज़ डिक्रीज बट स्टिल अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। हालांकि प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कम हो गया है, लेकिन तब भी हमारे देश की आधी जनसंख्या इसी काम में लगी हुई है। अगर हम जनसंख्या को भी देखें तो इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इन इज़ नेसेसरी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ज़रूरत पड़ने पर अधिकतर लोग कृषि कार्य को ही महत्व देते हैं। इन द अदर वर्ड्स वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अनएम्प्लॉयड। और ये भी कह सकते हैं जिसको कोई काम नहीं मिलता वो खेती बाड़ी कर लेता है। जो खेती बाड़ी करता है इसका मतलब उसके पास कोई और काम नहीं है, तो इसलिए यहाँ बोला गया है। इसका मतलब ये है कि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं इसका मतलब उन्हें कोई और काम नहीं मिला, वो अनएम्प्लॉयड हैं। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन। इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो हिडन होती है। हमें दिखाई तो दे रहा है कि वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि उन्हें कहीं और काम नहीं मिला इसलिए वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। इसका मतलब वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, और ऐसी उनकी अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिख नहीं रही है, इसलिए इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स के बारे में बताना है। व्हाट इज़ जीडीपी, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसे बताना है। थर्ड है एक्सप्लेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसको बताना है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, डिस्गाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा होता है जिसमें कोई व्यक्ति हमें काम करता हुआ नज़र तो आता है, लेकिन अगर हम उसे काम से हटा दें तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बस वो ज़बरदस्ती काम में लग रहा है कि खाली ना बैठे, तो एक तरीके से वो अनएम्प्लॉयड है। तो जो उसके वाला अनएम्प्लॉयमेंट है वो हम कहते हैं वो हिडन है, छुपा हुआ। ठीक है, अब इसकी ही अगली वर्कशीट जो कि 4 सितंबर की है वो हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है, वी हैव सीन इन द वर्कशीट 24 दैट अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर वेयर एज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी लो। हम ये देखते हैं कि हमारे देश की आधी जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है, लेकिन तब भी वहाँ से हमारे देश के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन आता है, सिर्फ 15%। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इज़ अबाउट 85%, जबकि जो दोनों बचे हुए सेक्टर हैं उनसे हमें 85% पैसा मिल जाता है हमारे देश के लिए। बट दे एम्प्लॉय ओनली अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर। लेकिन 85% पैसा तो देते हैं लेकिन काम कम देते हैं, काम में सिर्फ 50% लोगों को ही देते हैं। वो अकेला कृषि एरिया जो है, एग्रीकल्चर एरिया जो है वो 50% देता है, और बाद में वो दोनों मिलकर 50% देते हैं। यानी कि एम्प्लॉयमेंट तो कम देते हैं लेकिन हमारे देश में उनका योगदान बहुत हो जाता है। किनका? टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर्स का। ठीक है, देयर इज़ कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, देयर आर पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। कुछ लोग यहाँ पर वैसे भी हैं जो कि कहीं पे भी काम नहीं मिला, ना प्राइमरी में मिला, ना टर्शरी में मिला, ना सेकेंडरी में मिला। कंसिडरिंग दिस सिचुएशन हेयर इज़ अ नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह ज़रूरत पैदा होती है कि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के अवसर दिए जाने चाहिए लोगों के लिए।
हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन किस तरह से ज़्यादा जो हम एम्प्लॉयमेंट दें वो किस तरह से दें, लोगों को जॉब कैसे दें, क्या तरीका है उसका। इन शॉर्ट टर्म, अगर छोटे समय के लिए जॉब देनी है तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम बनाई हैं, जो कि है स्कीम लाइक मनरेगा 2005, ठीक है, ये नाम है उसका। अब इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ मनरेगा 2005 इम्प्लीमेंटेड इन 2005। ये वाली स्कीम इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं 3 या 5 नंबर में आ ही जाती है, तो इसे ध्यान से सुनेंगे। ये जो मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एग्रीकल्चर, मैं इसका फुल फॉर्म बताऊंगी, सॉरी, इसका है महात्मा गांधी, बता दूंगी मैं इसका, अभी बता दूंगी थोड़ी देर में ये अपनी मैम से पूछ लेना ये नीचे लिखा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये है इसकी फुल फॉर्म, जो कि 2005 में इम्प्लीमेंट हुई थी। इसमें क्या है कि ये किसी भी व्यक्ति को 100 दिन का काम जरूर देंगे, 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन केस एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड। और अगर गवर्नमेंट किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो जॉब करने लायक है उसको 1 साल में 100 दिन के लिए भी काम नहीं दिला पाते, तो ऐसे में गवर्नमेंट उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एट द विलेज और एट नियर बाय विलेज, इसमें ये कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट जब देंगे तो वो उसके खुद के गांव में भी दे सकते हैं और उसके आसपास के गांव में भी कहीं पे भी दे सकते हैं। 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज़ रिज़र्व फॉर वुमेन, और जितनी भी सीट होती हैं इसमें, उसमें 1/3 सीट औरतों के लिए रिज़र्व होती हैं कि उसमें लेडीज़ ही आएंगी और कोई नहीं करेगा उस काम को, चाहे वो सीट खाली रह जाए लेकिन वो जेंट्स को नहीं मिलती, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए जब हमें कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होता है तब क्या करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है उन्हें, यानी कि उन्हें लोन वगैरह दे दिया जाता है, चीप एग्रीकल्चर लोन, सस्ते लोन दिए जाते हैं जिनमें जिससे कि वो आराम से उतार भी सकें। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ इन सेमी रूरल एरियाज़, और कुछ ऐसे एरिया जो कि आधे गांव हैं आधे शहर हैं, यानी कि कस्बे टाइप जो होते हैं वहाँ पर छोटी मोटी इंडस्ट्री सेटअप करा दी जाए। बाय ओपनिंग मोर स्कूल्स एंड कॉलेज, अगर हम ज़्यादा स्कूल कॉलेज खोलेंगे उसमें अधिकतर जो गरीब हैं या किसान हैं या जो रूरल एरिया में रहते हैं लोग, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो आगे उन्हें रोज़गार भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है बाय ओपनिंग मोर हॉस्पिटल भी ज़्यादा खोले जाने चाहिए जिसकी वजह से स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आगे इंसान पढ़ पाएगा और काम कर पाएगा। ये लॉन्ग टर्म के काम है, यानी कि लंबे समय के लिए जब हम सोचें हमारा देश विकास करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में मनरेगा जैसी स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसको एक्सप्लेन करो, तो जो शॉर्ट टर्म का स्कीम है वो पूरी आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी क्रिएट मोर जॉब इन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में कैसे जॉब क्रिएट कर सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म वाला कॉलम आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है वाई डू वी नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहे तो क्या तो खाएंगे और क्या तो अपने परिवार को खिलाएंगे, ठीक है। अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सजेस्ट सम अदर वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया। अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के नए साधन बनाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या राय देना चाहेंगे, ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप ये बता सकते हैं, ठीक है। अभी ये चैप्टर आई थिंक हमारा पूरा नहीं हुआ है, अब अगली वर्कशीट आएगी तब पता चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ इसमें अभी और ऐड होना रह गया है। तो ये 2 वर्कशीट पढ़ने के बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद जो बचेगा वो आपकी या तो मैम बता देंगे या फिर जो नेक्स्ट वर्कशीट आएगी उसमें बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।